अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ वहशते दिल पार्ट 12। नादिया बेगम, अफराह और शायान डाइनिंग रूम में बैठे डिनर कर रहे थे। बुआ उनको सर्व कर रही थी। बुआ, आप भी जाकर खा ले, ये काम बाद में कर लीजिएगा, नादिया बेगम ने बुआ को टोकते हुए कहा। जी बेगम साहिबा। बुआ मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। गुड़िया कहाँ है मामा, उसे डिनर नहीं करना, शाया ने सावी की गैर मौजूदगी महसूस करते हुए कहा। सावी नहीं है वो, ये तो नज़र आ गया, मगर सावी का शौहर भी नहीं है, ये नज़र नहीं आया, नादिया बेगम ने खुफगी से कहा। उसने काम तो बहुत अच्छा किया है जो मुझे नज़र आए, शायान ने तंजिया कहा। वो शर्मिंदा है अपनी गलती पर, बदावा भी कर रहा है, सावी को इतना खुश रखता है, ये सब ठीक है सावी की ज़िंदगी में। नादिया बेगम ने दरीद की सफाई पेश की। सावी के साथ उसने गलत किया तो वो उसका मदावा कर रहा है, सावी खुश है, सब खुश है, मगर मेरे बाबा वो कहाँ है। दरीद ने जो किया वो सब कुछ बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए हमें छोड़कर चले गए। उसका क्या मामा, अगर वो सब ना करता तो आज बाबा भी हमारे साथ होते। शायान के लहजे में अजियत थी। शायान की बात पर नादिया बेगम और अफराह की आंखें भी नम हो गई। जानती हूँ, मगर सबकी मौत का वक्त मुतय्यन होता है, तुम्हारे बाबा की मौत भी ऐसे ही लिखी थी, बस वजह दरीद बन गया, मगर वो भी तो ऐसा नहीं चाहता था, नादिया बेगम ने उसे समझाना चाहा। मगर मामा, शायान ने कहना चाहा कि अफराह उसकी बात काट गई। मामा ठीक कह रही है शान, दरीद भाई की बात भी, दरीद भाई को भी दुख है, उन्होंने भी बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, सब ने उन्हें माफ़ कर दिया है, आप भी कर दे, अफराह ने उसकी तरफ देखते हुए उम्मीद से कहा। ठीक है, आ जाएगा तो उसे अपनी माफ़ी का परवाना दे दूंगा मैं, शायान ने मुंह बसोरते हुए कहा। मेरा अच्छा बेटा। नादिया बेगम ने अपनी जगह से उठते उसके माथे पर बोसा दिया तो अफरा आसूदगी से मुस्कुरा दी। फाइनली सब ठीक होने वाला था। आज दरीद उसे अपने फ्लैट में ले जाने वाला था, शायद वहां जाके उसे कुछ याद आ जाता। वो उसे हर उस जगह ले गया था जहां से उसकी यादें जुड़ी थी, सिर्फ उस फ्लैट पर नहीं लेकर गया था जहां दरीद से वो गुनाह हुआ था। उसका इरादा था कि वो जल्द ही उसे वहां ले जाएगा, मगर दिल में एक खौफ तारी हो जाता कि सब याद आने के बाद सावी का फैसला क्या होगा। क्या वो उसे कबूल करेगी, उसे माफ़ कर देगी, मगर फिर वो अपने दिल पे कड़ा पहरा बिठाए आज उसे वहां ले जा रहा था। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होगा, उसने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया था। अभी फ्लैट पहुंचने में 20 मिनट थे जब दरीद को गाड़ी रोकनी पड़ी। सामने सड़क पर कोई लेटा हुआ था। दरीद गाड़ी रोकता बाहर निकलने लगा। मत जाए, मुझे डर लग रहा है, सावी ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, तुम बस गाड़ी में ही रहना, दरीद उसे तसल्ली देता बाहर निकल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उस वजूद के पास पहुंचा और उसे सीधा करने लगा कि वो एकदम से उछला और दरीद को धक्का देते एक पंच उसके मुंह पे मार गया। दरीद इस वार से बच ना सका और एकदम पीछे को गिरा। जब वो सीधा हुआ तो उसके हाथ में पिस्तौल था। वो जो कोई वो कोई 24-25 साल का लड़का था। दरीद अभी उसे देख ही रहा था कि झाड़ियों की तरफ से एक और उसी की उम्र का लड़का उसके साथ आके खड़ा हो गया। चलो जो है निकालो, वरना भेजा उड़ा दूंगा, पहले वाला लड़का पिस्टल को दरीद पर तानता हुआ बोला। क्या चाहिए, दरीद ने सुकून से पूछा। पहले चल गाड़ी के पास, अब की बार दूसरा लड़का बोला। तुम्हें जो चाहिए यही ले लो, मैं देने को तैयार हूँ। क्यों, वहाँ कोई खजाना छुपा रखा है, पहला लड़का तमस्सुर से बोला। सावी जो दरीद को जाता देख रही थी, उसे नीचे गिरते देख वो और फिर उस लड़के के हाथ में पिस्तौल देखकर परेशान हो गई। दरीद ने उसे गाड़ी से निकलने से मना किया था, मगर दिल का क्या करती। उसने शाहमीर को पिछली सीट पर लिटाया और खुद बाहर निकल आई। दरीद पास पहुंचते ही सावी ने पुकारा। दरीद उसकी आवाज़ सुनता झट से उसकी तरफ मुड़ता उसे अपने पीछे छुपा गया। ओह, तो ये था वो खजाना जो गाड़ी में छुपा रखा था। चल, अब हमें सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं। दोनों लड़के जो खबासत से सावी को देख रहे थे उनमें से एक बोला। दरीद सिर्फ सावी की वजह से चुप था जो गाड़ी में शाहमीर के साथ थी, वरना वो दो लड़के उसके एक हाथ की मार थे। उसे उस लड़के की बात सुनकर उसका खून एकदम खौल उठा। बकवास बंद करो अपनी, वरना जबान खींच लूंगा, वो भड़का था। बकवास नहीं कर रहे, चल शाबाश, इसे हमारे हवाले कर और निकलता बन।
उनमें से एक सावी के करीब आता हुआ बोला। दरीद से बर्दाश्त न हुआ और उसने रख के एक मुक्का करीब आने वाले लड़के के मुंह पे दे मारा। सावी खौफ से कांप रही थी। वो दो थे और उनके पास पिस्तौल भी थी और दरीद अकेला था। अगर कुछ हो गया तो वो क्या करेगी? वो लड़का दरीद से गुत्तम गुत्ता था, जबकि दूसरे लड़के ने सावी का बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से उसकी कमीज का बाजू एक तरफ से फट गया। बेसाख्ता उसके मुंह से चीख निकली। दरीद उसकी चीख सुनते उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और उस लड़के को छोड़ता दूसरे पर पिल पड़ा। उस लड़के के हाथ में पिस्तौल थी। दरीद ने टांग मारकर उसे नीचे गिराया, जिससे पिस्तौल दूर जा गिरी। लातों घूंसों से उस लड़के की तवाज़ा करता दरीद बुरी तरह हाँप रहा था। सावी खौफ से पीली पड़ चुकी थी। कोई मंजर था जो उसके दिमाग में कचोके खा रहा था। कोई उसकी तरफ लड़खड़ाता हुआ बढ़ रहा था। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी, मगर वो वजूद उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। लाशऊरी में चलती धुंधली सी फिल्म उसके एसाबों पर कारी ज़र्ब लगा रही थी। एकदम उसके हवासों ने उसका साथ छोड़ा था। वो चकरा के ज़मीन पर गिरी थी। दरीद जो दूसरे लड़के को बुरी तरह पीट रहा था, चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और उसे छोड़ता सावी की तरफ भागा। वो लड़के मार खाने के बाद वहां से भाग निकले थे, जबकि उनका पिस्तौल भी वहीं पड़ा रह गया था। दरीद ने सावी को बाजुओं में भरा था और उसे जल्दी से फ्रंट सीट पर बिठाकर उसकी सीट बेल्ट बांधी थी। शाहमीर की तलाश में पिछली सीट पर नजर दौड़ाई तो वो पुरसुकून सा सो रहा था। उसने शाहमीर को उठा के अपने सीने से लगाया और फिर एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। वो रश ड्राइव करता उसे अपने फ्लैट पर ले आया। इस वक्त उसे सिर्फ सावी की फिक्र थी। कोई और सोच उसके जहन तक रसाई हासिल ना कर पा सकी थी। गाड़ी रुकते ही वो शाहमीर को लेता जल्दी से अंदर बढ़ गया था। बेड पर उसे लिटा के उसके एतराफ में तकिए रखे थे ताकि वो गिर ना जाए। फिर वापस भागता हुआ गाड़ी तक आया और सावी को बाहों में उठाए वो एक बार फिर तेजी से अंदर की तरफ जा रहा था। कमरे में जाके उसने बेड के एक तरफ सावी को लिटाया था, जबकि दूसरी साइड पर शाहमीर था। वो एक नज़र शाहमीर को देखता सावी के पास जाकर बैठ गया और गौर से उसका चेहरा देखने लगा, जहाँ बेहोशी में भी खौफ के तासुरात थे और माथे पर पसीना आया हुआ था। दरीद जानता था कि वो किस याद को याद करके इतना डरी है। अब उसे सावी की फिक्र हो रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे स्ट्रेस से दूर रखना था। वो उठा और जग से पानी का गिलास भरा और हल्के हल्के छींटे उसके मुंह पर मारने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ाती होश में आ रही थी। दरीद ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की और धक से रह गया। नहीं दरीद, प्लीज नहीं करे मेरे साथ ऐसा। जाने दो मुझे। माफ नहीं करूंगी मैं। वो बड़बड़ा रही थी और दरीद की जान निकल रही थी। सावी मेरी जान, आंखें खोलो। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। दरीद ने उसका चेहरा थपथपाया। उसका लम्स चेहरे पर महसूस करते सावी ने आंखें खोली और एक झटके से उठकर बैठ गई। उसने अपने सामने बैठे दरीद को देखा और फिर अपने कपड़ों को और एकदम आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। दरीद दंग सा रह गया। वो तो किसी बहुत बुरे रिएक्शन की उम्मीद कर रहा था। दरीद, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि आपने शराब पी कर मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश। वो अटक अटक कर कहती रुकती और दरीद को बहुत ज़्यादा हैरत में डाल गई। मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ ख्वाब था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आप भी मेरे पास है। आपने शराब भी नहीं पी है। वो सिसकियाँ भरती हकला कर बोलती दरीद के सीने से लग गई और दरीद में इतना हौसला भी ना हुआ कि वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बांध सके। वो सिर्फ ख्वाब था और कुछ नहीं। मेरे दरीद मेरे साथ है। ऐसा कर ही नहीं सकते। मगर दरीद, मुझे ऐसा ख्वाब क्यों आया? वो अपनी सिसकियों पर काबू पाने की कोशिश करती उससे पूछ रही थी, मगर वो क्या जवाब देता उसे समझ नहीं आ रही थी। सावी को कैसे बताए? फिर उसके बेटे ने उसकी ये मुश्किल हल कर दी। शामिर उठ चुका था और अब गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा था। सावी दरीद के सीने से अलग होती हैरत से उसे रोते हुए बच्चे को देखने लगी, जिस पर अभी तक उसकी निगाह नहीं पड़ी थी। ये कौन है? वो सवालिया हुई। दरीद उठ खड़ा हुआ और शाहमीर को उठाकर दोबारा सावी के पास आकर बैठ गया।
देखो, दरीद ने शाहमीर को उसकी तरफ बढ़ाया। सावी ने शाहमीर का चेहरा देखा और फिर दरीद को। ये तो बिल्कुल आप जैसा है और इसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी। बल्कि ये तो हम दोनों जैसा है। दरीद शाहमीर को हैरत से देखती बोल रही थी, जो रोए जा रहा था। इसे फीड करवाओ, भूख की वजह से रो रहा है। दरीद की बात सुनकर वो हैरानी से उछल पड़ी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कैसे? इसकी माँ कहाँ है? वो शर्म से सुर्ख चेहरे के साथ नजर चुराती हुई बोली। तुम ही इसकी माँ हो मेरी चिड़िया, इसे फीड करवाओ, मैं अभी आता हूँ। वो संजीदा लहजे में कहता बाहर निकल गया। सावी हैरान परेशान सी उसे गोद में लेने लगी। उसकी गोद में आते ही वो पुरसुकून हो गया। सावी को एक अजीब सी ममता महसूस हुई। वो सब कुछ भुलाए प्यार से उसका सर सहलाने लगी। 10 मिनट बाद दरीद कमरे में आया तो उसके हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन था, जो वो सावी की परेशानी में गाड़ी में ही भूल गया था। शामिर फीड करते ही दोबारा सो गया था। दरीद सावी के पास बैठा और अपना फ़ोन खोलता सावी के सामने करने लगा। सावी ने उलझन से फ़ोन पकड़ा और फ़ोन के अंदर मौजूद तस्वीरें देखने लगी, जो सावी के घर वापस आने के बाद की थी, जिनमें वो ज़्यादा तो शामिर के साथ थी, कुछ देर शामिर और सावी की थी, कुछ दरीज शाहमीर और सावी की थी। कुछ तस्वीरें तब की थी जब सावी घर वापस आई थी दरीद के साथ। जब तस्वीरों के साथ को देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता उसे सब याद आता गया। दरीद का गुनाह, उसकी प्रेगनेंसी और बचपन के निकाह का पता चलना, उसका घर छोड़ जाना, एनजीओ में रहना, फिर अस्पताल में बाबा के बारे में पता चलना, याददाश्त जाना, दरीद के साथ घर आना और फिर दरीद के साथ नई इज़्दवाजी ज़िंदगी शुरू करना। उससे सब कुछ याद आ गया था। फ़ोन उसके हाथ से छूटता बेड पर गिरा था और ख़ुद वो फूट कर रोने लगी थी। सावी वो उसकी तरफ बढ़ा तो वो चीखी, दूर रहे मुझसे, मत करीब मत आइए मेरा बाप छीन लिया मुझसे, मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी, चले जाइए यहाँ से। वो हिज़ियानी अंदाज में चीख रही थी। प्लीज़ माफ़ कर दो यार, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं नहीं जानता था कि चचा जान को कुछ, मगर उन्होंने खुद ही हमारी बातें सुन ली थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक मौका दे दो, कभी तो शिकायत नहीं नहीं होने दूंगा प्लीज़। वो उसके करीब आता, उसे अपने सीने से लगाता, उसके गिर्द मोहब्बत का हिसार बांध गया और उसे दिल खोल कर रोने का मौका मिल गया। बिल्कुल अच्छे नहीं है आप, बहुत बुरे हैं। पहले मेरे साथ इतना गलत किया, फिर बाबा जान भी आपकी वजह से छोड़कर चले गए। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना, तो फिर इतना बुरा कैसे कर दिया मेरे साथ? वो अपने मुजरिम के हिसार में खड़ी उसी से उसके गुनाह का हिसाब मांग रही थी। जानबूझ के कुछ नहीं किया था मैंने, जो हुआ अनजाने में हुआ। मेरा वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम इतनी रात को यहाँ हो सकती हो। ये फ्लैट मैंने शादी के बाद यहाँ रहने के लिए बनवाया था। इसके बारे में तो किसी को पता भी नहीं था। मैं अपने होशो हवास में अपनी ज़िंदगी के साथ कैसे इतना गलत कर सकता हूँ? जो हुआ उसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे अपने बेटे के साथ। बस तुम बस यही समझ लो कि तुम मेरी बीवी थी तब जब वो सब हुआ, और बीवी तो थी तब भी। वो उससे माफ़ी मांगता, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, आखिर में शरारत से बोला। और वो और वो जो उसके हिसार में खुद को पुरसुकून कर रही थी, एकदम भपर गई। तब नहीं पता था कि शौहर है आप मेरे, वो गुस्से से बोली। चलो अब तो माफ़ कर दो प्लीज़। वो अपनी बजाय सावी के कान पकड़ता माफ़ी मांगने लगा। आइंदा कभी मुझे हर्ट नहीं करेंगे? सावी ने पूछा। कभी नहीं, प्रॉमिस। मेरी हर बात मानेंगे? हर बात मानूंगा। हमेशा मुझसे प्यार करेंगे? हमेशा, हर रोज़ तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत में इजाफा होगा, कभी कमी नहीं आएगी। ये फ्लैट बेच देंगे? हाँ हाँ बेच। क्या? वो रवानी में कहता एकदम चौंका। हाँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से बहुत बुरी यादें जुड़ी है। मैं जब जब यहाँ आऊँगी मुझे वो सब याद आएगा, और मैं नहीं चाहती कि मुझे वो सब याद आए। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। सावी उसके सीने से सर उठाए उसकी तरफ देखती गोया हुई। ठीक है, जैसा मेरी चिड़िया कहेगी वैसा ही होगा। अब कह दो कि माफ़ कर दिया मुझे, हर गलती हर गुनाह के लिए। वो माफ़ी तलब करता कहने लगा। माफ़ कर दिया हर गलती हर गुनाह के लिए, सिर्फ अपने बच्चे, अपनी मोहब्बत और बाबा के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ वो आपसे लाख खफा हो जाए, मगर आपको बेचैन और परेशान कभी नहीं देख सकते थे। और मैं नहीं चाहता
और मैं नहीं चाहती कि बाबा की रूह बेसुकून रहे। सावी फिर से उसके सीने पर सर रखती सुकून से आंखें मूंदती हुई बोली, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइंदा कभी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि तुम्हें मुझसे खफा होना पड़े। इतनी मोहब्बत दूंगा कि चचा जान मुझे माफ कर देंगे। और उस पे गिरफ्त मजबूत करता पुरएतमाद लहजे में बोला, वो खुश होंगे ना मेरे फैसले से? उसने खोए खोए लहजे में पूछा। हाँ, बहुत खुश होंगे। दरीद ने उसे बाजुओं में उठाया और बेड पे लिटा दिया। वो एकटक दरीद की तरफ देख रही थी। आज उसके चेहरे पे अनोखी सी खुशी थी, वरना उसने वापस आने के बाद दरीद को हमेशा उदास और बेचैन ही देखा था और उसकी वजह कभी समझ नहीं पाई थी। मगर आज जब उसने दरीद को माफ कर दिया था तो उसकी बेचैनी भी खत्म हो गई थी। क्या देख रही हो? उसकी तवज्जो खुद पे देखकर दरीद ने पूछा। देख रही हूँ, आज आपके चेहरे पे एक अलग ही खुशी है, उसने साफगोई से कहा। ये सब तुम्हारी माफ़ी और तुम्हारे साथ की मरहून मिन्नत है। शुक्रिया मुझे माफ़ करने और एक और मौका देने के लिए। वो उस पर झुकता हुआ बोला तो वो रुख मोड़ गई। मुझे नींद आ रही है, उसने शरारती लहजे में कहा। मगर मुझे नहीं आ रही, बिल्कुल भी, अब तो बिल्कुल नहीं। और अब नो बहाना। वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़ता उस पर एक बार फिर झुकने लगा कि रीरी की आवाज़ पर एक झटके से पीछे हुआ और उसकी हालत देख के सावी बेसाख्ता खिलखिला उठी। उफ, इसे भी अभी उठना था। जालिम समाज मुझे अपनी ही बीवी के करीब नहीं होने देता। दरीद ने मुंह बसोरते हुए दुहाई दी और शाहमीर को देखा जो अब सावी की गोद में था और वो उससे लेकर इधर से उधर टहलती चुप कर आ रही थी। दरीद चुप करके बेड पर जाकर लेट गया और अपनी आंखों पे बाजू रखता आंखें मूंद गया। सावी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराती हुई शाहमीर को बहलाने लगी। आधे घंटे बाद जब शाहमीर सो गया तो वो उसे बेड के एक साइड पर एहतियात से डालती दूसरी तरफ तकिए रखने लगी। फिर खुद दरीद और शाहमीर के दरमियान आकर लेट गई। कुछ देर वो दरीद के बोलने का इंतज़ार करती रही, मगर कोई जवाब न आया तो शाहमीर की तरफ रुख करके दरीद की तरफ से करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। अचानक दरीद ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा कि उसकी पुश्त दरीद के सीने से टकराई। वो उसे अपनी बाहों के घेरे में लेता उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया कि वो बेख्तियार कसमसाई। चुप करके सो जाओ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सुकून दे दो। अपने कान में दरीद की इल्तिजाई या सरगोशी सुनते वो अपनी कमर पे पड़े दरीद के हाथ को अपनी हाथ में लेती वो आसूदगी और तमानियत से आंखें मूंद गई। मुहर्रम की महरम की कुर्बत और मोहब्बत भरे हिसार में पुरसुकून सोई वो लड़की खुशकिस्मत थी जो उसके हिस्से में ऐसा मर्द आया था जो अपनी अना और मर्दानगी के जाम में गुनाह करके उससे किनारा कश ना हुआ था, बल्कि अपना गुनाह कबूल करके अपने हिस्से की सज़ा भुगत के अपनी महरम की कुर्बत में खुद को एक लंबे अरसे के बाद पुरसुकून महसूस कर रहा था। अगली सुबह 10 बजे वो घर वापस आ गए थे। सब सावी की याददाश्त आने पर बहुत खुश थे और उनकी खुशी इस बात पर बढ़ चुकी थी कि वो दरीद को माफ़ कर चुकी थी। शायान ने जब दरीद को गले लगाया तो वह हैरान हुआ था। शायान के चेहरे पर उसके लिए वही सच्ची मोहब्बत थी जो पहले हुआ करती थी। और फिर शायान ने उसे माफ़ी का परवाना देकर उसके चेहरे और दिल की खुशी बढ़ा दी थी। अफराह और सावी की तो बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। दोनों ने बच्चे उनके वालिद साहिबान के हवाले कर दिए थे और ख़ुद खुशगप्पियों की में मसरूफ़ हो गई थी। अनमोल बेटा, प्लीज़ चुप कर जाओ, देखो हाथ जोड़ता हूँ, बाप की बात मान लो। शायान अनमोल को लिए इधर से उधर टहल रहा था जबकि और उसकी चुप करने की मन्नतें कर रहा था। तेरी बेटी नहीं चुप होने वाली, देख मेरा बेटा कितना शरीफ है, बिल्कुल चुप बैठा है। दरीद ने शायान की हालत देखते इस्तेज़ाहिया लहजे में कहा। मेरी बेटी भी बहुत शरीफ है, बस अभी पता नहीं किस बात का गुस्सा आ गया मेरी प्रिंसेस को। शायान ने अभी मासूम परी का चेहरा देखते हुए कहा। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। दरीद ने दांत निकाले। उफ शान, क्या करते हैं, एक बच्ची नहीं संभल रही है आपसे? अफराह जो कब से अनमोल को रोते देख रही थी और बर्दाश्त ना हुआ तो सावी के पास से उठकर उनकी तरफ चली आई। सावी भी उसके पीछे ही थी। ये लो तुम संभालो, मुझसे तो चुप ही नहीं हो रही, शायान ने कहा। शायान ने कहते ही अनमोल को अफराह की गोद में दिया जो उसकी गोद में आते ही चुप हो गई, जिस पर अफराह ने फखरिया शायान की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या ऐसे मत देखो,
सारा दिन तुम्हारे पास होती है और रात को मेरे आने से पहले सो जाती है, इसलिए मेरे साथ इतनी मानूस नहीं है और मुझसे चुप नहीं होती। शायान ने दांत पीसते कहा, जिस पर सब हंस पड़े। लाइए इसे मुझे दे। सावी ने शाहमीर को दरीद से अपनी गोद में लिया। ऑफिस की छुट्टी हो गई है आज, मगर क्या फायदा, बोर ही हो रहा हूँ मैं, शायान ने सोफे पर तिरछा लेटते हुए कहा। तो चले फिर बाहर चलते हैं, दरीद ने मशवरा दिया। ओके, फिर शॉपिंग भी करेंगे, है ना सावी? अफराह खुशी से चहकी। हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर करेंगे, सावी ने तायीद की तो शायान और दरीद एक दूसरे का मुंह देख कर रह गए। यार ये लेडीज़ को पता नहीं शॉपिंग में क्या नज़र आता है, दरीद ने आह भरी। दरीद, सावी ने खुफी से कहा। जी मेरी चिड़िया, हम चलेंगे शॉपिंग करने, भी दिल खोल कर करें, कोई मना नहीं करेगा। सावी की नाराज नजरें देखता वो बात घुमा गया। उसके अंदाज पर सब हंस दिए। भाई तुम लोग जाओ, मैं घर में ही लंच करूंगी, मुझसे बाहर नहीं जाया जाता, नादिया बेगम किचन से आते हुए बोली। मगर मामा, सावी ने कहा। नहीं मेरी गुड़िया, तुम लोग जाओ, मैं थक जाती हूँ और मेरी फिक्र मत करो, बुआ है मेरे साथ। नादिया उसकी बात काट गई। अच्छा ठीक है, मगर आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम जल्दी आ जाएंगे, सावी ने उनको हिदायत करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ और जाने की तैयारी करो, नादिया बेगम ने प्यार से कहा और सभी माँ बेटी की मोहब्बत पर मुस्कुरा दिए। आधे घंटे बाद वो चारों तैयार होके अपने बच्चों को उठाए घर से निकले थे और उनको एक साथ देखकर नादिया बेगम ने दिल से उनकी दायमी खुशियों की दुआ की थी। पहले उन्होंने लंच किया था, जिसका बिल शायान ने दरीद की जेब से पे करवाया था, जिस पे दरीद हंस कर रह गया था। और फिर शॉपिंग मॉल गए थे। शाहमीर को शायान ने और अनमोल को दरीद ने उठाकर रखा हुआ था। शायान का कहना था कि अनमोल उसके पास आते ही रोने लगती है। सावी और अफराह मगन सी शॉपिंग कर रही थी, अपने लिए, बच्चों के लिए और अपने बच्चों के बापों के लिए। वो दिल खोल के शॉपिंग कर रही थी। शायान और दरीद जो पहले बच्चों को उठाए उनके पीछे चल रहे थे, अब उनके हाथों में शॉपिंग बैग्स का भी इजाफा हो चुका था। कोई कह सकता है कि हम बिजनेसमैन हैं, मुझे तो मैं आया लग रहा हूँ, दरीद के साथ चलते शायान ने कहा, जिस पे दरीद मुश्किल से ही अपनी हंसी रोक पाया। तुम्हें आया वाली फीलिंग्स आ रही है और मुझे जन मुरीद वाली, दरीद ने उसके रूहान से चेहरे को देखते एक आंख दबाते हुए कहा। तेरी वाली फीलिंग ज्यादा अच्छी है यार, अब मुझे भी वही फीलिंग आ रही है, शायान ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा। और फिर वो दोनों अपनी बीवियों के पीछे गए, जो एक शॉप में दाखिल हो रही थी। बिला आखिर 3 से 4 घंटों में अफराह और सावी की शॉपिंग मुकम्मल हुई तो उन्होंने अपने शौहरों पर तरस खाते हुए घर जाने का इंदिया दिया, जिस पे वो भागते हुए गाड़ी तक पहुंचे कि कहीं वो इरादा ना बदल दे, जिस पर अफराह और सावी दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। डिनर उन्होंने बाहर किया था। डिनर उन्होंने नादिया बेगम के साथ ही घर पर आकर किया था और सावी और अफराह ने उनको सारी शॉपिंग भी दिखाई थी। सावी ने नादिया बेगम के लिए भी शॉपिंग की थी, जो उन्हें बहुत पसंद आई थी। उनके शौहर बच्चों समेत पहले ही रूम में जा चुके थे। वो दोनों भी थकी हुई थी तो जल्द ही अपने अपने कमरों में चली गई थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो रूम की लाइट ऑफ थी, साइड लैम्प जल रहा था। अनमोल बेबी कॉट में सो रही थी, जबकि शायान बिस्तर पर दराज था। उसे नजर न आया कि वो सो रहा है या नहीं। वो नाइट ड्रेस निकालती ड्रेसिंग रूम में चली गई और चेंज करके बाहर आई। एक दफ़ा अनमोल को चेक किया और फिर अपनी जगह पर आकर लेट गई। अभी उसने सोने के लिए आंखें बंद की ही थी कि उसे अपनी कमर के गिर्द हिसार सा महसूस हुआ। उसने झट आंखें खोलकर शायान की तरफ देखा, जिसकी गहरी बोलती निगाहें कुछ और ही दास्तान सुना रही थी। उसकी आंखों में मौजूद जज्बात की रवानगी देखकर वो कसमसाई, फिर शायान की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त होती गई। बहुत थक गई हूँ, वो मिनमिनाई। मैं भी। फिर से सोने देना, मैंने कहा। मैं थक गया हूँ। हाँ तो सो जाइए ना, आराम करेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी, उसने मशवरे से नवाजा। हाँ मेरी थकावट आराम करने से नहीं उतरेगी, वो उसकी मानी खजी से नजरों से देखता हुआ कहने लगा। हाँ हाँ हाँ, हकलाते हुए जवाब दिया। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर एकदम उसकी गर्दन पर झुक गया कि वो कांप सी गई। शान, उसकी आवाज़ हलक में अटक गई। दिल की धड़कन में अचानक ये इजाफा कैसा? उसके होठों पे कहीं नाम हमारा तो नहीं? शान की आवाज़ सरगोशी की सूरत में उसके कानों में गूंजी और वो उसकी आवाज़ में जज्बात की शिद्दत महसूस करती आंखें मीच गई।
मेरी थकावट तुम्हारी कुर्बत में उतरती है जानम। तुम्हारी कुर्बत मुझे सुकून देती है। आइंदा जब मैं कहूँ कि मैं थक गया हूँ तो ये मत कहना कि आराम करे, वरना सज़ा तुम्हें ही मिलेगी और तुम मेरी सज़ा की नौयत जानती हो। वो उसके कानों में रस घोलता, उसे तंबीह करता मानी खेजी से कह रहा था। वो उसकी बात सुनकर आंखें खोलती उसके सीने पे सर टिका गई और एक हाथ उसके दिल के मकाम पर रखती अपना नाम लिखने लगी। उसकी हरकत पे दिलकशी से मुस्कुराता वो उसको खुद सुपुर्दगी के अंदाज का कायल हुआ और उसे खुद में समेटता आसूदगी से मुस्कुरा उठा। सावी रूम में आई तो दरीच शाह मीर को सीने पे लिटाए लिटाए ही सो चुका था। सावी को उस पे बेसाख्ता प्यार सा आ गया। उसने आगे बढ़कर शाहमीर को झूले में डाला और खुद चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई और बेड पर दरीद के करीब लेटती उसके सीने पे सर रख गई। दरीद ने हल्की सी आंखें खोल के उसे देखा और एक हाथ उसकी कमर पे टिकाता उसे खुद किससे करीब कर लिया। सावी ने उसके माथे पर बिखरे बाल समेटे और उसके कान के करीब झुकी। दो ही चीजें हैं मुझ में, एक रूह और दूसरा तू। उसकी सरगोशी अपने कानों में सुनता वो आंखें खोलता करवट बदल गया कि सावी उसके वजूद में छुप सी गई और वो मुकम्मल उस पे छा गया। चला एक ऐसी नज़म लिखूं जो लफ्ज कहूँ वो हो जाए, बस इश्क कहूँ तो एक आंसू तेरे गोरे गाल को धो जाए। और आ लिखूं तू आ जाए, मैं बैठ लिखूं तू आ बैठे, मेरे शाने पर सर रखे तो मैं नींद कहूँ तू सो जाए। मैं कागज़ पर तेरे होंठ लिखूं, तेरे होठों पर मुस्कान आए। मैं दिल लिखूं तू दिल थामे, मैं गुम लिखूं तू खो जाए। तेरे हाथ बनाऊं पेंसिल से, फिर हाथ पे तेरे हाथ रखूं। कुछ उल्टा सीधा फर्ज करूं, कुछ सीधा उल्टा हो जाए। मैं आह लिखूं तू हाय करे, मैं बेचैन लिखूं तू बेचैन हो। फिर मैं बेचैन का ब काटूं, तुझे चैन जरा सा हो जाए। अभी ऐन लिखूं तो सोचे मुझे, फिर शीन लिखूं तेरी नींद उड़े। जब काफ लिखूं तुझे कुछ कुछ हो, मैं इश्क लिखूं तुझे हो जाए। वो उसके कानों में सहर फूंक रहा था और वो उसके सहर में गुम होती जा रही थी। उसने सर ऊंचा किया और अपने महरम की पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा दिया। उसकी मोहब्बत पे वो मुस्कुराया और गहरी बोलती निगाहों से उसे देखने लगा कि बेइख्तियार सावी की हथेलियां नम हुई। दरीद वो उसकी कुर्बत से घबराती बोल उठी, रिलैक्स, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो उसके कंधे सहलाने लगा, जानता था सब याद आने के बाद से वो उससे घबराने लगी है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर लेगा उसे। अपनी मोहब्बत पे इतना तो यकीन था। वो उसके चेहरे के हर नक्श पे अपनी मोहब्बत की मेहर लगाते उसे पुरसुकून करता, उस पे झुका और उससे अपनी मोहब्बत में इश्क की दास्तान सुनाने लगा। उसने सावी को किसी नरम कांच की गुड़िया की तरह खुद में समेटा कि सावी मोम की गुड़िया तस्वुर करने लगी जिसे जरा सी सख्ती तोड़ कर रख देती। दरीद की मोहब्बत में पिघलती वो उसकी कुर्बत में महकती जा रही थी और दरीद अपनी बरसों की तिश्नगी उसकी कुर्बत में मिटा रहा था। बाहर चांद की चांदनी रोशन थी जो अगले आने वाले रोशन दिन की गवाह थी। एक साल बाद आनिया की शादी हो चुकी थी। वो अपने हस्बैंड के साथ खुश थी। उसे खुदा ने बेहतरीन तोहफे से नवाजा था और वो खुदा का शुक्र अदा करती ना थकती थी। बेशक खुदा की हर काम में हिकमत होती है। अशर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। वो घर आकर सावी और सब घर वालों से माफ़ी भी मांग चुका था और सब उसे माफ़ भी कर चुके थे। अब वो बिजनेस में बिजी हो गया था। उसका निकाह उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की से हो चुका था। वो उसे पसंद करता था तो रिश्ता भेजने में देर नहीं की। हिना बेगम और वकार साहब को भी कोई एतराज़ न था। इस तरह सादगी से ही निकाह हुआ था और रुखसती अगले साल रखी गई थी। हिना बेगम ने अपने तल्ख रवैये की माफ़ी मांगी थी कि वो सावी और दरीद के रिश्ते की हकीकत ना जानती थी। नादिया बेगम ने खुले दिल से उन्हें माफ़ कर दिया था और अब दोनों फैमिलीज़ के ताल्लुकात फिर से अच्छे हो चुके थे।
दरीद साबी का पहले से बढ़कर ख्याल रखता था। शाहमीर भी 1.5 साल का हो चुका था, जबकि अनमोल भी 1.5 साल की होने वाली थी। दोनों बच्चे सारा दिन एक दूसरे के आगे पीछे होते रहते। दोनों की चहकारियों से घर में रौनक लगी रहती थी। नादिया बेगम तो ज्यादातर अपने नवासे और पोती के साथ ही मगन रहती थी। दरीद और शायान बाकायदगी से मुराद साहब की कब्र पे जाते थे। जहाँ जाते ही उनकी आंखें नम हो जाती, मगर जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता। उनके बगैर जीने की आदत डालना पड़ती है। वो भी जीना सीख गए थे, मगर मुराद साहब की कमी सबको महसूस होती थी। उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था। सब अपनी जिंदगी में खुश थे। दुखों के बादल छुटे थे और सारी तकलीफें और मुश्किलें दूर हो गई थी। खुदा की रहमत से वो एक दूसरे की मोहब्बत पा गए थे। वो मायूस नहीं हुए थे और खुदा ने उन्हें उनके सब्र का फल दिया था। और अब यूं ही उनकी जिंदगी एक दूसरे के संग मोहब्बत से इश्क की मंजिल तय करते हुए गुजरी थी। ये कहानी यही ख़त्म होती है। बहुत हैप्पी एंडिंग इस कहानी की हुई। बहुत ऊंच नीच इस कहानी में आए, बट उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगी बहुत जल्दी। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर स्टोरीज़ पसंद आती है तो अपने घरों में, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना ना भूलें। अगली किश्त में अगली एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।